Now we are going to start the D part of third video lecture of some basic concept of chemistry. In this part, we will study about the compound and mixture. We will study about the compound and mixture. Now, what is compound? When two or more than two different elements combine with each other in a fixed ratio. The resulting chemical species is called as compound, and the chemical formula of the compound is called as molecule of compound. अब हम वीडियो लेक्चर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर 3 के डी पार्ट स्टार्ट करने चाह रहे हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर 3 का डी पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे कंपाउंड और मिक्सचर के विषय में। अब कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में फिक्स रेशो में मिलें, जब दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में फिक्स रेशो से मिलें तो इस तरीके से जो हमें स्पीशीज मिलती है उसको हम कंपाउंड कहते हैं। और इस स्पीशीज का जो केमिकल फार्मूला होता है उसको हम उस कंपाउंड का मॉलिक्यूल कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट, याद रहे, जब दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट आपस में फिक्स रेशो में मिले तो जो हमें स्पीशीज मिलती है, रिजल्टिंग स्पीशीज मिलती है, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। और उसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो हम उस कंपाउंड का मॉलिक्यूल कहलाता है। अब जैसे कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एलिमेंट का एक आइटम ऑक्सीजन एलिमेंट के 2 आइटम से आपस में 1:2 रेशो में जुड़ा है, तो फिर CO2 मॉलिक्यूल, ये CO2 जो हुआ वो मॉलिक्यूल हुआ कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी तरीके से कंपाउंड वाटर में हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 आइटम ऑक्सीजन एलिमेंट के एक आइटम से 2:1 रेशो में जुड़े हैं, इसलिए H2O जो हुआ वो मॉलिक्यूल हुआ कंपाउंड वाटर का। इसी तरीके से कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड में एलिमेंट हाइड्रोजन के 2 आइटम, एलिमेंट सल्फर के 1 आइटम, एलिमेंट ऑक्सीजन के 4 आइटम 2:1:4 रेशो में जुड़े हैं, तो फिर ये H2SO4 जो हुआ मॉलिक्यूल हुआ कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड का। इसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड में सोडियम एलिमेंट के 2 सोडियम आइटम, कार्बन एलिमेंट का 1 कार्बन आइटम, ऑक्सीजन एलिमेंट का 3 ऑक्सीजन आइटम 2:1:3 में आपस में जुड़े हैं, तो फिर ये Na2CO3 मॉलिक्यूल हो गया कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड is the mass of one molecule of compound. It is obtained by adding atomic masses of atoms of different elements present in a molecule of organic compound. Since the unit of atomic masses of atoms of different elements is AMU, therefore the unit of molecular mass अब कंपाउंड इज आल्सो AMU। अब हम किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास के विषय में जानकारी लेंगे। किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास उसके एक मॉलिक्यूल का मास होता है, उसको हम पाते कैसे हैं?
किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस को जोड़कर, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके आइटम्स के, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके आइटम्स के, उनके आइटम के एटॉमिक मासेस को जोड़कर। क्योंकि एटॉमिक मासेस की, किसी आइटम के एटॉमिक मास की यूनिट एएमयू होती है, तो फिर कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास की यूनिट भी एएमयू होगी। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, इसका मॉलिक्यूल लिखेंगे CO2, और इसके अंदर कार्बन एक आइटम है, तो इसका हमने कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया 12 AMU। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन आइटम है, तो इसको जोड़ना है हमें, तो 2 ऑक्सीजन आइटम, एक ऑक्सीजन का आइटम का मास होता है 16, तो ये हो गया 2 × 16 AMU। अब ये बराबर हो गया 12 AMU और 16 2 या 32 AMU, इसको जोड़कर आएगा 44 AMU। देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 AMU। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड ऑफ वाटर कंपाउंड इज इक्वल टू H2O, इसका मॉलिक्यूल लिखेंगे H2O, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, यहाँ 2 है तो यहाँ लिख दिया 2 AMU, और ऑक्सीजन का एक ही आइटम है, इसका एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 AMU लिख दिया, दोनों का जोड़ आया 18 AMU। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कंपाउंड इज इक्वल टू 18 AMU। हमेशा याद रखें कि यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड हमेशा AMU होती है, ये आपको याद रखना है। यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड हमेशा AMU होती है, और ये मास ऑफ वन आइटम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होता है, ये हमेशा याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होता है, इसको हमेशा याद रखना है। Now we will talk about the characteristics of a compound. Characteristics of a compound. The compound characteristic number 1. The compound is a pure form of matter, and side by side we must also know
that element is also pure form of matter. Point number 2, the property of different elements in a compound are lost and compound thus formed from its constituent element has new physical and chemical properties, and constituent elements cannot be separated from compound directly. अब हम कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कंपाउंड जो है वो मैटर का प्योर फॉर्म है। कंपाउंड जो है वो मैटर का प्योर फॉर्म है। इसी तरीके से हमें यह भी जानना चाहिए कि एलिमेंट भी मैटर का प्योर फॉर्म है। इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कोई कंपाउंड जिस एलिमेंट से मिलकर जिन डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है, उस कंपाउंड में उन डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज ख़त्म हो जाती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो ख़त्म हो जाती हैं और जो नया कंपाउंड बनता है उसकी अपनी अलग ही नई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मान लिया कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो अब इस तरीके से बने कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड में कार्बन की और ऑक्सीजन की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाएंगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की न्यू फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। इसी तरीके से अब कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट नंबर 3, किसी भी कंपाउंड्स के उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को डायरेक्टली हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये एक दूसरे से फिक्स रेशो में होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 रेशो में है, 1:2 रेशो में। तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड से ना तो हम कार्बन को आसानी से अलग कर सकते हैं, ना ऑक्सीजन एलिमेंट को हम ना कार्बन एलिमेंट को आसानी से अलग कर सकते हैं, ना ऑक्सीजन एलिमेंट को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मिक्सचर। द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर इज व्हेन टू or more than two different elements or compound are mixed with each other in indifferent ratio, that is not in a fixed ratio, the resulting species is called as mixture. अब हम मिक्सचर के विषय में जानकारी लेंगे। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट या कंपाउंड, जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट या कंपाउंड आपस में इस तरीके से मिक्स किए जाएं कि उनका कोई रेशो ना हो, उनका इनडिफरेंट रेशो, उनका कोई रेशो ना हो और वो इनडिफरेंट रेशो हो, तो जो इस तरीके से केमिकल स्पीशीज मिलती है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। इसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट या कंपाउंड आपस में इनडिफरेंट रेशो में मिलाए जाएं, यानी उनका कोई रेशो फिक्स ना हो, तो जो केमिकल स्पीशीज मिलती है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। अब हम मिक्सचर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर वन, जब दो एलिमेंट आपस में दो से ज़्यादा एलिमेंट और या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट कंपाउंड आपस में मिलाए जाते हैं, तो मिक्सचर के अंदर
इनकी रेशो जो है वो इनडिफरेंट होती है, फिक्स रेशो नहीं होती। इनके डिफरेंट एलिमेंट मिलाए जाते हैं तो इनकी रेशो जो है वो इनडिफरेंट होती है। पॉइंट नंबर 2, हर एक किसी मिक्सचर में जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी मिक्सचर में जितने डिफरेंट एलिमेंट्स या कंपाउंड होते हैं, वो अपनी पेरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मिक्सचर में चेंज नहीं होती, दे रिटेन करते हैं, उनकी चेंज नहीं होती। पॉइंट नंबर 3, हर किसी मिक्सचर से कंपाउंड या डिफरेंट कंपाउंड या एलिमेंट को जिससे को मिलकर बना है, हम डायरेक्टली अलग कर सकते हैं, हम डायरेक्टली अलग कर सकते हैं। नाउ वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर इज एलॉय। What is alloy? Alloys are the mixture of two or more than two different metals, not in a fixed ratio, but these metals have different percentage. These metals may have different percentage in mixture. These metals may have different percentage in mixture. अब हम मिक्सचर के कुछ उदाहरण लेंगे। इसमें सबसे पहला उदाहरण है एलाइज का। एलाइज जो है वो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट मेटल्स का इस तरीके से मिक्सचर हैं कि उनका इस मिक्सचर में कोई फिक्स रेशो नहीं होता, कोई फिक्स रेशो नहीं होता, लेकिन इनकी डिफरेंट परसेंटेज मिक्सचर के अंदर हो सकती है। अब हम कुछ एलाइज और उनके यूजेस लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एलाइज और उनके यूजेस ले लेंगे। पहला एलाय है ब्रास, जिसको हम हिंदी में पीतल कहते हैं। ये कापर और जिंक का मिक्सचर है, ये कापर और जिंक का मिक्सचर है, और ये लॉक्स बनाने के काम आता है, बेयरिंग्स बनाने में काम आता है, वाल्व्स और प्लग्स बनाने के काम आता है। इसी तरीके से दूसरा एलाय है ब्रोंज, जिसको हम कांच कहते हैं। अब ये कांच जो है ये कापर और टिन एसन का मिक्सचर है। ये स्क्रिप्टर्स यानी मूर्तियां बनाने के काम आता है, टूल्स औजार बनाने के काम आता है, और ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने के काम आता है। इसी का तीसरा एग्जाम्पल एलाय का है मोनल मेटल। ये मिक्सचर है कापर और निकिल का, और इसको किचन के सिंक बनाने में इसका काम आता है, और आई ग्लास का फ्लेम बनाने के काम होता है। इसी तरीके से जर्मन सिल्वर नंबर 4 पर है। ये दूसरा एलाय है जर्मन सिल्वर। ये मिक्सचर है कापर का, जिंक का और निकिल का, और ये सिल्वरी वाइट कलर का होता है, इसलिए इसको हम जर्मन सिल्वर कहते हैं। अब ये यूज किया जाता है ट्रेस बनाने में और ज्वेलरीज बनाने में, इसका यूज किया जाता है। इसका काम ज्वेलरीज बनाने में यूज किया जाता है, ज्वेलरीज बनाने में यूज किया जाता है। हमारा पांचवा एलाय है टाइप मेटल। टाइप मेटल के अंदर होता है लेड, टिन, एसएन एंड एसबी। इसको हम प्रिंटिंग में यूज करते हैं। हमारा छठा एलाय है ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम में अल्युमिनियम 94% होता है, कापर 4% होता है, मैग्नीज 0.5% होता है, और मैग्नीशियम 0.5% होता है। ये लाइट होने की वजह से इसको एयरक्राफ्ट बनाने में यूज किया जाता है। फिर हमारा सातवां एलाय है सोल्डरिंग मेटल। सोल्डरिंग मेटल के अंदर जिंक होता है, आयरन होता है, टिन होता है और एंटीमनी होता है। इसको हम दो मेटल को सोल्डरिंग से जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब एक लास्ट मेटल होता है, इसमें मिश मेटल होता है। ये लास्ट है मिश मेटल है, इसको हम पायरोफायरिक एलाय भी कहते हैं। इसको हम पायरोफायरिक एलाय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको स्टक करने पर, हीट करने पर इसके अंदर स्पार्क्स निकलते हैं और ये बहुत जल्दी आग को पकड़ता है। इसके अंदर सीरियम, ये ब्लैक एलिमेंट है, 40% है,
नियोडाइमियम ये भी ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी 44% होता है। आयरन करीब करीब 5% होता है। ये बुलेट शेल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये कई बार मिक्स मेटल कई बार नीट के अंदर आ चुका है, ध्यान रखिएगा। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर। अब हम मिक्सचर की कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे। सबसे पहले है एयर। सबसे पहले है एयर। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सो मैनी डिफरेंट गैसेज लाइक O2 N2 CO2। एक एयर यानी हवा एक मिक्सचर है बहुत सी अलग अलग गैसों का, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन एक मिक्सचर है शुगर का और वाटर का। शुगर सॉल्यूशन एक मिक्सचर है शुगर का और वाटर का। इसी वजह से अब तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं मिक्सचर की। सॉल्यूशन ऑफ ऑयल इन वाटर। अगर ऑयल को पानी में डाल दें तो ये भी ऑयल का वाटर में मिक्सचर होगा। इसी तरीके से ब्लड यानी रक्त भी एक मिक्सचर है जिसके अंदर अल्बेनाइड मैटर पानी में होता है, जिसके अंदर अल्बेनाइड मैटर पानी में होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब हम मिक्सचर के प्रकार यानी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप। नंबर 1 होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। नंबर 2 हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम लेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर इट इज that which has uniform composition throughout। ये वो मिक्सचर होता है जिसकी संरचना यानी संगठन यानी कंपोजिशन यानी बनावट हर इस जगह पर, हर प्लेस पर बराबर होती है, हर स्थान पर बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने सोडियम क्लोराइड को पानी में घोला, इज डिजॉल्व इन वाटर। पानी में घोला, हमने सोडियम क्लोराइड को पानी में घोला, तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो ये फिर सोडियम क्लोराइड और वाटर का एक मिक्सचर हुआ। अब हमने वाटर एक बीकर में लिया। ये वाटर ले लिया और इसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड डाला, तो ये सोडियम क्लोराइड अपने आप वाटर में घुल जाएगा और इसके पार्टिकल जो हैं वाटर में, जितना वाटर का वॉल्यूम है दिए गए स्पेस में, वाटर के वॉल्यूम स्पेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो
जो कंपोजिशन इस मिक्सचर की अपर साइड में होगी वही अपर साइड में होगी, वही कंपोजिशन लोअर साइड में होगी। तो इसकी कंपोजिशन हर जगह पर बराबर होगी। तो फिर सोडियम क्लोराइड का वाटर में मिक्सचर जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो इसकी एग्जाम्पल हो गई, सोडियम क्लोराइड का पानी में जो मिक्सचर है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, heterogeneous mixture, it is that which has no uniform composition throughout. It has two or more than two phases which are physically distinct and can be separated mechanically. हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसकी किसी भी जगह पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, यानी जिसका संगठन समान नहीं होता, यानी उसकी कंपोजिशन हर एक जगह पर बराबर नहीं होती। इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा फेजेज होती हैं, अब प्रावस्थाएं होती हैं, फेजेज होती हैं जो सामने से देखने से नज़र आती हैं, और इसको हम मैकेनिकली किसी भी तरीके से अलग कर सकते हैं। फेजेस को मैकेनिकली किसी तरीके से अलग कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर, ये एक मिक्सचर है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड क्लोरोफॉर्म। अब क्योंकि यहाँ पर वाटर क्लोरोफॉर्म से इमिसिबल है, इसके अंदर सॉल्युबल नहीं है, तो फिर जब ये दोनों क्लोरोफॉर्म और वाटर आपस में एक दूसरे से मिलाए जाएंगे तो ये दो लेयर्स बना लेंगे। एक लेयर ऊपर वाटर की हो जाएगी और दूसरी लेयर जो नीचे होगी वो क्लोरोफॉर्म की हो जाएगी। ये क्लोरोफॉर्म की लेयर हो गई। अब ऊपर नीचे की लेयर क्लोरोफॉर्म की होगी और ऊपर की लेयर वाटर की होगी, क्योंकि क्लोरोफॉर्म वाटर से ज़्यादा हैवी है। तो अब ये जो है ये क्या है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? क्योंकि अब यहाँ पर वाटर में कंपोजिशन कुछ अलग है, क्लोरोफॉर्म में कंपोजिशन कुछ अलग है। यहाँ पर पूरे मिक्सचर की कंपोजिशन हर जगह पर बराबर नहीं है। वाटर में कंपोजिशन कुछ अलग है, क्लोरोफॉर्म में कुछ कंपोजिशन अलग है। और ये क्योंकि एक दूसरे से इमिसिबल हैं तो ये इनके अंदर दो फेजेज है, एक फेज वाटर की है, एक फेज क्लोरोफॉर्म की है, जो सामने से देखने से नज़र आ रही है। यानी क्लोरोफॉर्म की फेज नीचे है, वाटर की फेज ऊपर है। अब क्लोरोफॉर्म फेज नीचे क्यों? क्योंकि ये वाटर से भारी है। अब हम इनको अलग भी कर सकते हैं। मान लो हमने इस सॉल्यूशन को एक सेपरेटिंग फनेल में ले लिया, इस सॉल्यूशन को हमने एक सेपरेटिंग फनेल में ले लिया। ये सेपरेटिंग फनेल है। ये सेपरेटिंग फनेल में कॉर्क यहाँ पर स्टॉपर है और इसको सॉल्यूशन को हमने ले लिया सेपरेटिंग फनेल में। तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म हो गया, और ये हो गया H2O यानी वाटर।
और फिर हमने इसको ऊपर से कार्क कर दिया, बंद कर दिया, स्टॉपर लगा यहाँ पे लगा दिया, बंद कर दिया। अब देखिए हम इसको में, क्योंकि हमें वाटर की भी लेयर नज़र आ रही है, क्लोरोफॉर्म की लेयर नज़र आ रही है, क्लोरोफॉर्म की लेयर नीचे है, वाटर की लेयर ऊपर है। अगर हम इसको सेपरेटिंग फनल में लेते हैं तो यहाँ से हम स्टॉपर इसका खोल देंगे, क्लोरोफॉर्म की लेयर नीचे आ जाएगी और जैसे ही नीचे आ जाएंगे स्टॉपर बंद कर देंगे, वाटर की लेयर जो है वो सेपरेटिंग फनल में रह जाएगी। इस तरीके से हम इन दोनों को मैकेनिकली अलग भी कर सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का वाटर में सॉल्यूशन, क्लोरोफॉर्म का वाटर में सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्लोरोफॉर्म का वाटर में सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर SBCC 3D कंप्लीट हुआ। इसके अंदर हमने कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में बात करी। इसके अंदर हमने कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में बात करी, या विषय में बात करी। अब हमारा नया वीडियो लेक्चर ऑन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री होगा SBCC 3E, जिसके अंदर ये हमारा नया वीडियो लेक्चर होगा। इसके अंदर हम मैटर का क्लासिफिकेशन लेंगे, मैटर का क्लासिफिकेशन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि हमें इससे मॉरल बूस्टिंग मिले, और हमारे चैनल स्ट्राइड लाइक एडोटेक को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें इससे इंकरेजमेंट मिले कि हम और केमिस्ट्री में अच्छे टॉपिक पर वीडियो लेक्चर डाल सकें जेई और नीट प्रिपरेशन के लिए। केमिस्ट्री में और अच्छे वीडियो लेक्चर डाल सकें जेई और नीट प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर watching the video lecture.